हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, लॉ गेट की सीरीज़ चल रही थी। हमारा सीपीसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। जो लॉ गेट का सिलेबस है वो हमने सारा कवर कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 और उसके पहले 20 आर्टिकल को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जो कानून शहादत का जो सिलेबस है लॉ गेट में वो कंप्लीट है। दोस्तों, सारा का सारा कानून शहादत ऑर्डर आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके 3 पार्ट्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं और इसके टोटल आर्टिकल्स हैं 166। तो देखें जी, कानून शहादत ऑर्डर 1984 ये 28 अक्टूबर को इनेक्ट किया गया 1984 में। तब ज़िया उल हक साहब की हुकूमत थी यहाँ पाकिस्तान में, वो हमारे सदर थे। और दूसरा ये कि इससे पहले लॉ ऑफ एविडेंस 1872 मौजूद था, यानी उसको हमने तब्दील करके कानून शहादत ऑर्डर 1984 ले आए। इसके अलावा जनाब, इसका मकसद सिंपल यही था कि यार जो हम शहादतें पेश करते हैं अदालत के अंदर, गवाही देते हैं, एविडेंस पेश करते हैं, सबूत वगैरह, उसको कुरान और सुन्ना की तालीमात के हवाले से डील किया जाए। ठीक है जी, इसका यही मकसद है, इसीलिए ये कानून शहादत ऑर्डर 1984 आया। और उससे पहले लॉ ऑफ एविडेंस था 1872 का। 28 अक्टूबर 1984 को इसको इनेक्ट किया गया। उस वक्त ज़िया उल हक साहब की हुकूमत थी, वो प्रेसिडेंट थे। इसके टोटल आर्टिकल्स हैं 166, 13 चैप्टर्स हैं और 3 पार्ट्स हैं। तो जी, सबसे पहले है ये प्रियम्बल देख लें आप। सिंपल इसमें ये लिखा हुआ है कि जी हम लॉ ऑफ एविडेंस को तब्दील करते हैं, अमेंड करते हैं, ताकि जो टीचिंग्स हैं इस्लाम की, जिस तरह कुरान और सुन्ना के अंदर बताई गई हैं, उस तरीके से हम गवाही वगैरह शहादतें अदालतों में दें। इसके अलावा जनाब, अब इसका जो सबसे पहला आर्टिकल है वो ज़रा देखें। पहला आर्टिकल ये कहता है कि इसका नाम है कानून शहादत 1984 और उसमें ये कहा गया है कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, और जितनी भी अदालती कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे आप इस कानून शहादत ऑर्डर को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो आर्बिट्रेशन या आर्बिटर के सामने जो प्रोसीडिंग होगी वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी जो भी अदालती कार्रवाई हैं, चाहे वो कोर्ट मार्शल्स हैं, ट्राइब्यूनल हैं, या कोई ऐसी कोई जुडिशल या कॉजी जुडिशल पावर्स हैं, यानी हर वो ऐसा मामला जहाँ पे अदालती कार्रवाई हो रही है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें एविडेंस वगैरह पेश किए जा रहे हैं, वहाँ पे कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई होगा। उसके बाद है आर्टिकल 2, इसके अंदर है डेफिनेशंस। ये आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोर्ट का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट का, एविडेंस का, ओरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। ये पहले भी आपको मैं अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर जो हमारा कानून शहादत का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा फैक्ट क्या होता है, हर केस के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर वो फैक्ट होती है और जो हकायक होते हैं, यानी एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारा, कब मारा, किस जगह मारा, किस हथियार से मारा, ये सारे फैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स की उन्होंने डेफिनेशन हमें कही है कि वो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 से देख लें। और रेलेवेंस का वर्ड यूज़ किया गया है कि एक जो फैक्ट है वो रेलेवेंट होना चाहिए दूसरे फैक्ट से, ताकि पता चले। ठीक है ना, यानी कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से रिवॉल्वर को मारा तो वो फैक्ट है, लेकिन वो रिलेवेंट होना चाहिए कि वाकई वही रिवॉल्वर है जिस रिवॉल्वर से उसने दूसरे बंदे को मारा है। ये ना हो कि कोई ऐसी चीज़ आप अदालत में पेश करें जिसका कोई ताल्लुक ना हो। इसी तरीके से फैक्ट्स एंड इशू, कि असल में इशू क्या है, किस फैक्ट का इशू है। एक शख्स कहता है कि जी ए ने बी को मारा है, दूसरा कहता है नहीं नहीं जी सी ने बी को मारा है। अब ये एक फैक्ट है जिसके ऊपर इशू है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो अदालत के सामने साबित हो जाते हैं और हम उसको प्रूव फैक्ट कहते हैं। ऐसे फैक्ट जो अदालत के सामने डिसप्रूव हो जाए, अदालत समझे कि यार ये फैक्ट जो है ना, इसका कोई हमारे मुकदमे के साथ ताल्लुक नहीं है और ये गलत फैक्ट है, तो उसको डिसप्रूव करेगी। और नॉट प्रूव्ड वो फैक्ट होता है ना जो ना प्रूव्ड हो ना डिसप्रूव्ड हो। और उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस डिसप्रूव्ड, यानी हर फैक्ट को वो सही साबित करती है, प्रिज्यूम करती है, अंदाज़ा लगाती है कि ये सही होगा, जब तक वो साबित ना हो जाए कि वो डिसप्रूव है। और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में ये बताया है कि जो एक फैक्ट जो है ना, वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है दूसरे फैक्ट का। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारा, ये एक फैक्ट है। अब कंक्लूसिव प्रूफ क्या है कि आपके पास सीसीटीवी का भी एक फैक्ट है कि सीसीटीवी फुटेज से नजर आ रहा है कि वाकई वो शख्स दूसरे शख्स को मारा है, तो ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ। तो खैर, ये जो कुछ डेफिनेशंस हैं आप लोग खुद भी देख लीजिएगा इनको, लेकिन जो असल चीज़ है वो शुरू होने जा रही है इस तरीके से। ये देखें जनाब, ये देखें, मैंने आपको लोगों के लिए उर्दू में बड़ा सिंपल करके बता दिया है, ताकि आपकी जो लॉ गेट की जो प्रिपरेशन है वो इजी हो जाए और आपको ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से याद हो जाएं। तो इसके अंदर मैंने ना समरी बनाई है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस समरी इसलिए बताइए ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी जल्दी याद हो जाएं। सबसे पहले है आर्टिकल 3। वो कहता है कि यार कौन शख्स गवाही दे सकता है। वो कहते हैं हर वो शख्स गवाही दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो शख्स जो
बहुत ही बुजुर्ग है उम्र के हिसाब से, या बहुत ही छोटा बच्चा है जो समझ नहीं सकता, या ज़हनी या जिस्मानी तौर पे वो बेचारा नाअहल है, आप मतलब वो बात नहीं कर सकता, मेंटली अपसेट है, या जिस्मानी तौर पे भी वो इतना है कि वो उसे गवाही नहीं दी जा सकती, तो उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। बाकी कोई भी शख्स दे सकता है। और दूसरा, अगर ऐसा शख्स जो अदालतों में झूठी गवाही देने पे उसको अदालत ने सज़ा सुनाई हो, तो वो गवाही नहीं दे सकता। उसके बाद है आर्टिकल 4, उसमें ये लिखा हुआ है कि जज या मजिस्ट्रेट को आप अपनी अदालती कार्रवाई पर सवालात के बजाय के जवाब देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी जज या मजिस्ट्रेट से हम ये नहीं पूछ सकते, हाँ जी बता तुमने आज क्या किया, कैसे कार्रवाई की, हम ये उससे नहीं पूछ सकते। हाँ, अगर कोई उससे बड़ी उसकी सुपीरियर अदालत उससे पूछे तो अलग बात है। आर्टिकल 5 ये कहता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। देखो, शादीशुदा अफराद जो है ना, उनकी शादी के दौरान जो भी बातचीत है ना, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो अदालत के सामने पेश करें, ठीक है ना। हाँ, मखसूस हालात के अंदर वो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि ये अदालत में बताएँ आपकी आप जब रिलेशनशिप में थे, हस्बैंड वाइफ थे, तो आपके बीच में क्या-क्या गुफ्तगू हो सकती थी, होती थी, वो आपने नहीं बता सकते। उसके बाद है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ये कहता है कि एक सरकारी रिकॉर्ड है, वो पब्लिश नहीं है कहीं पे, तो हम उसको जनाब जो है ना उसकी उस सरकारी जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, जो भी एचओडी है, उसकी इजाज़त के बगैर हम कि अदालत में पेश नहीं कर सकते। ठीक है? यानी एक सरकारी डिपार्टमेंट है, उसका एक रिकॉर्ड है, वो पब्लिश नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है। आप उस रिकॉर्ड को उठा के अदालत में पेश करें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर उससे डिपार्टमेंट का जो सरबराह है, अगर वो इजाज़त देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी इजाज़त के बगैर हम पेश नहीं कर सकते। उसके बाद है आर्टिकल 7, वो ये कहता है कोई कोई सरकारी अफ़सर ऐसी बात ज़ाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जिससे अवामी मफ़ाद को नुकसान हो। यानी आप सरकारी बंदे को, जो मुलाज़िम होते हैं बेचारे गवर्नमेंट, उनको आप कोई ऐसी बात करने पे मजबूर नहीं कर सकते जिससे अवामी मुफ़ाद हो, यानी कि अवाम के खिलाफ बात जाए और अवाम को नुकसान हो, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है जी? उसके बाद है आर्टिकल 8, इन्फॉर्मेशन इज़ कमीशन टू ऑफेंसेस। इसमें ये लिखा हुआ है, यार ये पुलिस वाले जो मजिस्ट्रेट है ना, या जो रेवेन्यू अफ़सर है, उनके पास है ना कुछ लोग होते हैं जो उनके ज़राए होते हैं, मुखबर होते हैं, जो उनको खबरें देते हैं। यार आप उनको फ़ोर्स नहीं कर सकते कि जी आप हमें बताएँ कि आपको किसने ये खबर दी, आपको ये किसने टिप दी, आपको ये किसने अंदर से आपको ये ज़राए की खबर दी है, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। उसके बाद है आर्टिकल 9, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इसमें यह है कि वकील अपनी मौक़िल की बातें, दस्तावेज़ या जो भी मशवरे होता है उसको राज़ में रखेगा। हाँ, अगर मौक़िल इजाज़त न दे, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी काम या जुर्म हो तो वकील उसे छुपाने का पाबंद नहीं है। यानी अगर मौक़िल उसको कोई गैर कानूनी चीज़ बता रहा है कि यार ये हो गया है, वो हो गया है, या उसको मजबूर कर रहा है कि ये तुमने नहीं पता ना, तो वो वकील बता सकता है। अदरवाइज़ वकील जो है ना, मौक़िल की जो भी बातें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी वो मशवरे होगा, वो राज़ में रखेगा, ठीक है? जब तक मौक़िल इजाज़त न दे। यानी आपने वकील किया है ना, तो आप अपने वकील के साथ जो भी गुफ्तगू होगी वो आपने राज़ में रखनी है, वो आपको किसी को नहीं बता सकते, ना वकील किसी को बता सकता है, ठीक है जी? हाँ, लेकिन अगर आपने कोई गैर कानूनी हरकतें करवा रहे हैं वकील से, तो वो फिर मसला होगा, वो बताना पड़ेगा। उसके बाद है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में ये है कि ये जो आर्टिकल 9 है ना, ये जनाब ये वकीलों के जो क्लेरिक होते हैं, मुलाज़मीन होते हैं, या जो जो ट्रांसलेटर्स वगैरह होते हैं, मुंशी वगैरह, ये उनके ऊपर भी लागू होता है। उसके बाद है आर्टिकल 11, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरिंग एविडेंस। इसमें ये है, अगर कोई फ़रीक खुद गवाही दे, यानी खुद से गवाही दे, तो वकील के राज़ अफ़शा करने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है? मतलब मैं खुद से गवाही दे रहा हूँ तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर वकील को गवाह बनाकर मखसूस सवालात किए जाएँ तो राज़ ज़ाहिर किए जा सकते हैं। यानी एक शख़्स है, वो खुद ही बता रहा है अपने अंदर की बातें, जो मौक्किल है वो खुद ही बता रहा है कि मैंने अपने वकील से ये बात की, वकील ने मुझे मशवरा दिया, तो ठीक है। तो ये है, तो इसका फिर ये मतलब नहीं है कि वकील भी सारे अंदर की बातें बताए। देखो ना, वकील और मौक्किल में 2 बातें आपस में, वो चीज़ें प्राइवेट रखते हैं दोनों चीज़ें, ठीक है ना? तो वकील नहीं बता सकता। लेकिन अगर मौक्किल खुद अदालत को बता रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वकील भी सारी दुनिया को फिर अंदर वाली बातें बताए। मौक्किल बता सकता है, वकील नहीं बता सकता। ठीक है जी? हाँ, मखसूस हालात में तो फिर वकील को भी हम गवाह बनाकर उससे सवालात कर सकते हैं और वो कुछ चीज़ें बता सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 12। उसमें ये है कि जो कानूनी मशीर से जो आपने खुफ़िया गुफ्तगू है ना, उसको आप ज़ाहिर करने पे मजबूर नहीं कर सकते जब अदालत हुक्म ना दे। यानी आपने एक लीगल एडवाइज़र है, उससे जो भी आपने मशवरा माँगा है, जो गुफ्तगू की है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको बताए, ठीक है ना? ज़ाहिर करे।
इसी तरीके से आर्टिकल 13 है, उसमें यह है कि जो शख्स मुकदमे का फरीक ना हो उसे अपनी जायदाद के कागजात पेश करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। एक शख्स है, उसका इस मुकदमे से ताल्लुक नहीं है, वो एज ए मतलब एज ए थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है या गवाही के लिए वगैरह आया है, तो उसको हम ये मजबूर नहीं कर सकते कि हाँ जी तुम भी अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये करो वो करो, ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से आर्टिकल 14 है, अगर किसी शख्स के पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिन्हें असल मालिक या मुतलका शख्स कानूनी तौर पे देने से इनकार कर सकता है, यानी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है किसी और का, वो बंदा कहता है कि यार ये मैं डॉक्यूमेंट अदालत में पेश नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने भी वो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश नहीं करना, ठीक है ना? तो वो शख्स भी उन दस्तावेज़ को देने पर मजबूर नहीं होगा। मतलब मेरे पास एक शख्स ने अपनी अमानत रखाई है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, तो वो शख्स जिसके डॉक्यूमेंट है वो अदालत में कह रहा है कि भाई मैं अपने डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है कि फिर मैंने भी वो नहीं पेश करने, क्योंकि उसकी अमानत है ना, मेरे एक पोज़ीशन में है। और दूसरा है आर्टिकल 15, इसमें ये है, गवाह को ये कहकर जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता कि उससे उससे वो मुजरिम साबित हो सकता है। यानी अगर गवाह ये कहे कि जी मैं गवाही नहीं दूँगा, पता नहीं मैं मुजरिम ना बन जाऊँ, तो भाई ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है? तो वो इनकार नहीं करेगा, हम उसको समझाएँगे कि भाईजान तुम्हारी गवाही देने से तुम मुजरिम नहीं बन जाओगे, टेंशन ना लो। मगर दिया गया जवाब उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा सिवाय झूठी गवाही के, और वो जो गवाह है उसकी वो गवाही उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, अगर उसने झूठी गवाही दी है तो फिर उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। अदरवाइज़ भाई आप अगर कोई चीज़ बताते हो कि मैंने देखा, वो देखा, तो उससे तुम मुजरिम नहीं बन जाते, तुमने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बेटा आर्टिकल 16 कंप्लाइंस, इसका मतलब है जो शरीक जुर्म है ना, वो हर मुकदमे की गवाही दे सकता है मा सिवा हुदूद, जो हुदूद के जुर्म है ना उसमें शरीक जुर्म गवाही नहीं दे सकता, ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 17, उसमें यह है गवाह की जो अहलियत है ना और जो तादाद है वो जो इस्लामिक तालीमात के मुताबिक होगी। मिसाल के तौर पर अगर माली मामलात हैं तो उसमें 2 मर्दों की गवाही या 1 मर्द और 2 ख़वातीन की गवाही दरकार होगी। ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 18 में ये लिखा हुआ है कि मुकदमे में ज़रूरी और मुतलका हक़ाइक़ के बारे में सबूत दिए जा सकते हैं। यानी मुकदमे से रिलेटेड जो भी मुतलका जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं ना, उनके उनके बारे में हम सबूत पेश कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा किसी मख़सूस मामले का हिस्सा बनने वाले हक़ाइक़ की गवाही दी जा सकती है। आर्टिकल 19 में ये है कि जो रेलेवेंसी और जो फैक्ट है ना, जिसकी वजह से वो पूरा एक मामला या पूरा एक वाक़या बन रहा है, और उसके बारे में भी आप गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 20 है, उसमें ये लिखा हुआ है फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू, यानी जो असल इशू है ना कि यार फलां बंदे ने फलां बंदे को मारा, उससे रिलेटेड जितने भी आगे पीछे की जो चीज़ें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, उनको मुतलका समझा जाएगा। यानी वो हक़ाइक़ जो किसी वाक़ये की वजह बनते हैं या किसी का नतीजा बनते हैं या मौका बनते हैं, वो मुकदमे में अहम और मुतलका समझे जाएंगे। और उसके बाद है आर्टिकल 21, इसमें है जुर्म की तैयारी, जुर्म की वजह, तैयारी या फ़रीक का रवैया अगर मुकदमे से जुड़ा हो तो वो भी मुतलका होगा। यानी आपने जुर्म के हवाले से जो आपने तैयारी की है, यानी कहीं से रिवॉल्वर ख़रीदा, ठीक है ना, उसके हवाले से आपने, और फ़रीक का रवैया कि एक बंदा पिछले 3-4 दिन से उसकी शक्ल गुस्से में है, ऐसे लग रहा है जैसे वो तैयारी कर रहा है किसी को मारने की, तो ये सारी चीज़ें भी रिलेवेंट समझी जाएंगी। दोस्तों, ये शुरू के 20 आर्टिकल मैंने आपको थोड़े से बहुत ही कैजुअल तरीके से समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा मैं डिटेल में भी नहीं गया, ठीक है? तो कमी पेशी ज़रा इग्नोर करना, बस मकसद सिर्फ ये है कि यार तुम लोगों को लॉ गेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो तुम लोगों के जो कानूनी शहादत है वो ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में 20 से आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही ईजी कैजुअल वे में, ताकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें ये याद हो जाएँ, ठीक है जी। और बाकी इंशाल्लाह दोबारा हम कानूनी शहादत पे एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट के साथ, डिटेल और केस लॉ के हवाले से। अब ये सिर्फ और सिर्फ लॉ गेट के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।